हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और जैसा कि हम आपके साथ हर बार एक वायदा करते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव मास्टर क्लास लेकर आएंगे जो आपकी किसी न किसी बर्निंग प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होगी। तो आज हम आपकी एक बहुत बड़ी दिक्कत को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप में से बहुत लोगों की परेशानी ये होती है कि आपने मार्केट में कुछ पैसा लगा दिया है, आपका पैसा जो है किसी क्लाइंट के पास फंसा हुआ है, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है सामने वाली पार्टी, आपको पेमेंट नहीं कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। तो ऐसे में आप क्या करें, कहाँ जाए? क्या कितनी बार ऐसा होता है कि आप जो है सामने वाले के चक्कर काटते रहते हैं, अपने क्लाइंट के चक्कर काटते हैं, वेंडर के चक्कर काटते हैं कि भाई मेरा पैसा दे दो, लेकिन वो आपको नहीं देता है। तो ऐसी सूरत में क्या तरीका है कि आपका पैसा जो है आपको मिल जाए और आपके रिश्ते भी खराब ना हो, क्योंकि रिश्ते बना के रखने भी बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस अपना आगे लेके जाना है तो ये भी बहुत बड़ी एक जरूरत हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए, बस आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और हमारे साथ एक बहुत खास एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं जो आपको ये बताएंगे कि अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है तो कैसे जो है आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ मिस्टर यक्ष अरोड़ा से, जो फाउंडर है मनी गार्ड इंडिया के। देखिए यक्ष जो है उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और ये बहुत अच्छे से ना जानते हैं कि किस तरह से बैड डेट्स की जो है वो रिकवरी की जा सकती है। कई एंटरप्रेन्योर्स की, काफी एंटरप्रेन्योर्स की ये हेल्प करते आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते आए हैं कि कैसे जो है वो अपना डेट रिकवर कर सकते हैं। तो यक्ष जो है अगले 35-40 मिनट तक आपको जो है टिप्स देने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप भी जो है अपना बैड डेट रिकवर कर सकते हैं। तो बस अब आपको करना ये है कि अपने नोटपैड जो है वो लेके बैठ जाइए, पेन लेकर बैठ जाइए। यक्ष जो आपको टिप्स देंगे उन्हें नोट करते जाइए, और सेशन के आखिर में हम क्या करेंगे, Q&A सेशन करेंगे। यानी कि सेशन के आखिर में आप अपने सवाल जो है वो यक्ष से पूछ सकते हैं। तो सेशन के दौरान अपने सवाल भेजते रहिएगा, मैं उन्हें नोट डाउन करूंगी और आखिर के 15-20 मिनट में मैं वो सारे के सारे सवाल जो है वो यक्ष से पूछूंगी। तो यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड हमारे बारे में जो आपने इंट्रोडक्शन दी, थैंक यू फॉर दैट। तो मैं आज सब कम्युनिटी को मिलना चाहूंगा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज यक्ष अरोड़ा। आई एम फाउंडर ऑफ मनी गार्ड इंडिया। वी आर इंडियाज फर्स्ट कंपनी सर्विंग सॉल्यूशन टू ऑल योर बैड डेट रिलेटेड इशू। सरल भाषा में कहे तो अगर आपका कोई भी पैसा मार्केट में अटका है और वो डॉक्यूमेंटेड है या आपके पास उसका प्रूफ है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं बहुत ही लीगली, एथिकली और बिना आपकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट के। तो आज का जो टॉपिक है वो हम सबकी दुखती हुई नस है। भाई पैसा पैसा अगर फंस गया है तो क्या करें? मेहनत तो कर ली, काम तो कर लिया, माल तो भेज दिया, अब पेमेंट नहीं आए तो क्या करें? अब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ क्रेडिट पे काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबके लिए है। आज आप शायद क्रेडिट पे माल नहीं देते हो, पर आपने किसी को कोई एडवांस दिया हो, आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा दिया हो, आपने कहीं भी किसी को किसी भी चीज के लिए, वेंडर को या किसी आपके मैन्युफैक्चरर को कुछ भी बनाने के लिए दिया है, और अगर वो आपका वो पेमेंट आपको वापस नहीं कर रहा है तो भी वो एक बैड डेब्ट होता है। तो जो लोग क्रेडिट पे काम करते हैं और जो लोग क्रेडिट पे काम नहीं करते हैं, सब लोग प्लीज लास्ट तक बन के रहिएगा। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, ये खत्म होते होते आपके पास आज बहुत सारी नॉलेज आ चुकी होगी जो आपको कहीं और पे नहीं सिखाया गया है। तो हम अपना चालू करते हैं ये लेक्चर अपनी पहली स्लाइड के साथ। तो ये चैप्टर की हमारी शुरुआत करेंगे वहां से ही जहाँ से हमारी किताबों की शुरुआत होती है। या तो हमारा इंडिया का जो हमारी हिस्ट्री है वो 7-8 हजार साल पुरानी है, और जो हमारी किताबें बड़ी मॉडर्नाइज है, 200-300 साल पहले से ही चालू होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम हम सबने सुना है, ब्रिटिश एम्पायर से आया था। ये कंपनी इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए, और हमारी जो देश था, जो हमारा इंडिया था, जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो सोने की चिड़ियों को अपने साथ उड़ा के ले गए और यहाँ तक कि हमें गुलाम भी बना के चले गए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था हम लोगों का सिस्टमैटिकली काम नहीं करना, कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं करना, बिजनेस को लाइटली करना, वर्बली करना, कुछ भी लिखत में ना लेना। और ऐसी कई गलतियों की वजह से हमने उस जमाने में $45 ट्रिलियन का लॉस किया। आज हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का बनाने चाहते हैं, और वो भी एक ख्वाब जैसा लगता है। और $45 ट्रिलियन की जब थी तब हमने अपने कुछ मिस्टेक्स और गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया। और ये आज भी आपके साथ हो सकता है। अगर आज भी आप अपने, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, दे ऑलवेज टेल फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। आप माफ कर दो पर आप कभी भूलियो मत। 200 साल की गुलामी के बाद भी आज हम नहीं सीखे। आज भी हम कभी भी कुछ भी चीज हो,
वर्बली करते हैं, कुछ भी स्ट्रेटेजाइज नहीं करते हैं, कोई भी तरीके का हम एक प्लानिंग नहीं करते हैं, और हम बस बिजनेस करते रहते हैं, माल देते रहते हैं बिना सोचे समझे, और अल्टीमेटली वी मेक बिग लॉसेस, और जो पैसा होता है वो तो हम गवा ही देते हैं, प्लस हम लोन्स लेके बैठ जाते हैं जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाते। हमने अपने देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है इस ट्रैप में फंसते हुए, उनसे हमें सीखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम ये मिस्टेक्स ना करें। तो जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अभिमन्यु का नाम हम सबने सुना है, अर्जुन के पुत्र थे। इनका जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ वो इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जो रूट कॉज है बैड डेब्ट का, मेन प्रॉब्लम ये बैड डेब्ट क्यों हो रहा है, वो बैड डेब्ट की प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज। आज अगर हम रूट नहीं समझेंगे तो हम सॉल्यूशन की बात तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपको आंसर सारे दे दूंगा कि रिकवरी कैसे होती है, पर आपको उसका फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रॉब्लम ही समझेंगे, कहाँ क्यों किस लिए। तो सबसे पहले मैं अभिमन्यु के एग्जांपल से देना चाहूंगा। आज अभिमन्यु एक बहुत बड़ा महान योद्धा था, अर्जुन का पुत्र था। जब वो अपनी माता के गर्भ में था तब उनके पिताजी ने उनको एक कहानी सुनाई, उनको एक स्ट्रेटेजी बताई कि भाई अब चक्रव्यूह में घुसते कैसे हैं और निकलते कैसे हैं। घुसने का तो उन्होंने सुन लिया, पर जब निकलने की कहानी आई तो कहीं ना कहीं उनकी माता की आंख लग गई और वो नॉलेज उनके साथ शेयर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इतना महान योद्धा भी मृत्यु के पक्ष में आ गया और सो गया। आज हमारे साथ भी सेम चीज हो सकती है, क्योंकि हम भी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें हर चीज सिखाई जाती है कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका एचआर कैसे करना है, उसके लिए फाइनेंस कैसे लाना है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, और ये सब करके क्रेडिट देके अकाउंट्स कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। मतलब हमें सब कुछ सिखा दिया है भाई कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, बेचना कैसे है माल, और उसको क्रेडिट पे कैसे देना है। और ये सब तामझाम करने के बाद जो हमारा अवार्ड है, जब हमें वो नहीं मिलता है, हमारा जो पेमेंट है वो हमें नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना है वो हमें सिखाया नहीं जाता। हमारे स्कूल कॉलेजेस में, कोई भी स्कूल कॉलेज में नहीं दिखाया जाता है। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में हमने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया है कि भाई हमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है एक बिजनेसमैन को, पर कहीं ना कहीं वो चक्रव्यूह में होता है क्योंकि बाकी सब होने के बाद जो अवार्ड है वो दूर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया गया है। आज अगर आपकी गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हुई है, अगर आप उसका बोनट खोल के देखोगे तो आपको लगेगा क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद पानी कम है, आप पानी डाल दोगे तो चल जाएगी, बट आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। एट द सेम टाइम जब कोई एक मैकेनिक उसी गाड़ी का बोनट खोलेगा तो उसको उसके अंदर प्रॉब्लम दिखेगा और वो उसका सॉल्यूशन देगा। उसी तरीके से आप और हमें जो चीज की नॉलेज दे दी जाती है, जैसे 2+2 4, 3 into 3 9, एकदम से आता है। वैसे ही जैसे आज 20 साल हो गए होंगे आपको साइकिल चलाए, पर आज भी अगर आप 20 साल बाद साइकिल चलाओगे तो आपको चलानी आती है। इसी तरीके से क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम को सिखाया नहीं गया, हमें उसकी नॉलेज दी नहीं गई, इसलिए हमारे आंखों के सामने होते हमें वो दिखता नहीं है। हमें सोचते हैं कि कब हमारा बिजनेस इतना नीचे चला गया, कब इतने लॉसेस हो गए, कब इतने बैड डेट बढ़ गए, पर उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें उस चीज की नॉलेज नहीं दी गई, जो आज मैं आपसे बहुत डिटेल में शेयर करूंगा, इन डेप्थ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको एक एक इन डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। हमने इसकी बहुत माइक्रो स्टडी की है। हमारी कंपनी पिछले 18 साल से बैंक के लिए कलेक्शन और रिकवरी करती आ रही है, जिसके हमने अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, और उसको आज हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपसे शेयर करें। तो आप इस वेबिनार में बने रहिए। एट द एंड ऑफ द वेबिनार आई प्रोमिस यू आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा, और जो नहीं मिलेगा उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा रहेगा टॉपिक, उसका जो मेन एजेंडा रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज बैड डेब्ट, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। दूसरा करेंगे कि अगर आपके बिजनेस में क्रेडिट देना अगर एक पार्ट है ही, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है उस बैड डेब्ट को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा, अगर सब कुछ ध्यान देने के बाद भी, अवॉइड करने के बाद भी अगर बैड डेब्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या तरीका है उसको फेस करने का। नेक्स्ट है कि अगर हम उसके अंदर इनिशियल जो भी अपना इनपुट देते हैं, अगर उससे रिकवरी हो जाए ठीक है, उससे नहीं हो तो हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है अपनी रिकवरी के लिए। और लास्ट में थोड़ा सा मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। वो कंपनी के बारे में बताने का सबसे मेन रीजन ये है कि हमने बैड डेब्ट को रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसको इन डेप्थ स्टडी करके उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही सॉल्यूशन बनाया है। तो हो सकता है कि इस ये जो सर्विसेज के बारे में आपको बताऊंगा वो आपकी और अच्छी हेल्प कर सके इस नॉलेज को एनहांस करने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे पहले ये जान के कि बैड डेब्ट वर्ल्ड लेवल पे क्या और इंडिया लेवल पे कैसे चलता है। थोड़ा डेटा पे पहले बात करते हैं और फिर मुद्दे पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा अपना बैड डेब्ट का डेटा जो है। जो बैड डेब्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके और मेरे साथ या सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे हो रहा है, ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। मल्टीपल रीजंस है उसके।
जो मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए कि बैड डेब्ट अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हमने 2020 में पिछले 50 साल में जो बैड डेब्ट हुआ है उससे ज्यादा बैड डेब्ट हमने सिर्फ एक ही साल में किया है, विच इज $226 ट्रिलियन, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका इफेक्ट हम अपने आसपास के देशों में देख ही रहे हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, हम देख रहे हैं व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, इवन यूके। तो ये जो बैड डेब्ट है ये ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हो रहा है या पता नहीं चल रहा है, हम अपने आंखों के सामने इसके एकदम डीप डाउन इफेक्ट देख पा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे इट इज अफेक्टिंग बिग कंट्रीज। और अगर हम इंडिया लेवल पे लेके जाए तो नेक्स्ट स्लाइड में, तो हमने सिर्फ 2020 में ही हमने $2010 बिलियन का नुकसान किया है, जो मैक्सिमम हमारे बैंक्स के थ्रू हुआ है। हम बैंक्स के अंदर हम सुनते रहते हैं, मालिया जी है, नीरव मोदी जी है, ये लोग किस तरह से हमारा पैसा लेके चले गए। उनके साथ भी वही हालत हुआ है कि भाई लॉस हुआ है, गुलाम बन जाते, पर गुलाम बनने की जगह वो लोग उड़ गए। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें इन सब प्रॉब्लम नहीं पड़ना है, रादर देन we'll know the problem and we'll find the solution and we'll get our money back। तो इसी का हमारा टारगेट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज बैड डेब्ट। अब आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कि अगर आपने किसी को कोई भी माल या सर्विस उधार पे दी है और वो आपका पेमेंट नहीं दे रहा है, ये बैड डेब्ट होता है। ये बैड डेब्ट होता है, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैड डेब्ट। आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज कि व्हेन अ डेब्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ बैड डेब्ट। आज अगर आप किसी को उधार दे रहे हो 3 महीने का और वो आपको पैसा कितने टाइम में देता है, वो आपको जज करना पड़ेगा कि इसको मैं कब बैड डेब्ट कंसीडर करूं। आपने 3 महीने की उधारी है, 3 साल तक उसको बैड डेब्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव द नॉलेज टू रिकॉग्नाइज व्हेन योर डेब्ट हैज कन्वर्टेड इनटू अ बैड डेब्ट। कब आपका डेब्ट बैड हो गया है, कब आपका उधार ऐसा हो गया कि अब उस पर मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और जो आसानी से नहीं आने वाला है। तो द नॉलेज of recognizing when your debt has converted into a bad debt is the knowledge of bad debt। बाकी सब एक डेफिनेशन है, और जब तक आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे आप इस प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे, कब, किस तरह से करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन भी दूंगा, वो कैलकुलेशन आप यूज करके इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि बैड डेब्ट होता तो है, पर कहां से होता है, किससे होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी यही है। बैड डेट कैन हैपन फ्रॉम एनीबॉडी। आपका डेटर जिसको आप माल दे रहे हो वो भी एक बैड डेट बन सकता है। आपने किसी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो काम नहीं कर रहा है, वो भी बैड डेट बन सकता है। आपने किसी को कोई भी काम करने के लिए एडवांस दिया है, वो भी एक बैड डेट बन सकता है अगर वो काम नहीं कर रहा है। तो आपने कोई वेंडर को कोई मटेरियल लेने के लिए पैसा दिया है, वो मटेरियल भी नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा है, वो एक बैड डेट है। आप अपने रिश्तेदार को, दोस्त को कोई लोन दे देते हो, कोई लोन का पैसा वो रिटर्न नहीं करता है, वो भी एक बैड डेट है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको बैड डेट हो सकता है, भले कोई डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, रिटेलर से, या फ्रेंचाइजी ओनर से, कहीं से भी आप बैड डेट फेस कर सकते हो। तो बैड डेट कैन हैपन फ्रॉम एनीवेयर। नेक्स्ट हम बताएंगे कि बैड डेट कैन हैपन टू एनीबॉडी। आज अगर आप में से कोई भी बोले भाई मैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे कि मैं तो भाई इतना कोई क्रेडिट पे काम नहीं करता हूँ, मैं तो बिजनेस नहीं, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मेरा कोई इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता है बैड डेट से। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपको बैड डेट होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको बैड डेट आपकी रेगुलर लाइफ में हो सकता है। आपने किसी को गाड़ी चलाने को दी है, वो गाड़ी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप एक बैड डेट फेस कर रहे हैं। आपकी वाइफ ने किसी को ज्वेलरी पहनने की दी है, कोई भी त्योहार पे, कोई भी ओकेजन पे वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वहां आप एक बैड डेट फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। और अगर आपने किसी भी तरीके की आपकी कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई आपने किसी को रेंट पे रहने के लिए दिया है, वो जगह खाली नहीं दे रहा है, वो एक बैड डेट है। तो जरूरी नहीं कि आप बैड डेट तभी फेस करेंगे जब आप क्रेडिट पे काम कर रहे हैं या जब आप बिजनेस कर रहे हैं। आप बैड डेट किसी भी जगह पे, किसी भी स्केल पे कर सकते हैं फेस, और सब लोग कर रहे हैं, और काफी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। दैट्स व्हाई आज हमें इसको लेक्चर भी बनाने का मौका मिला, और इसके ऊपर बात करके, समझ के हम इसके रास्ते निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है हाउ बैड डेट अफेक्ट योर बिजनेस। अब हमने जाना कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हमें इतने टाइम की गुलामी दे गई, इतना प्रॉब्लम, हम आज तक उससे उभर नहीं पाए। इट इज दैट सीरियस। कितनी पुरानी है? तो ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, सालों से चलती आ रही है। क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज, हमें सिखाया नहीं गया कि अपना पैसा कैसे वापस लेना है, इसलिए ये प्रॉब्लम है, हमें उसकी नॉलेज ही नहीं दी गई। उसके बाद हमने बात की कि ये किससे हो सकता है, तो हमने बात की कि किसी से भी हो सकता है। किसको हो सकता है? तो किसी को भी हो सकता है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
कि बैड डेब्ट आपके बिजनेस को कितना, किस लेवल तक और कैसे अफेक्ट करता है। तो हम लोग चालू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आपका बैड डेब्ट जो है वो आपके वर्किंग कैपिटल को, मैम पीछे, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। वर्किंग कैपिटल को एक स्लाइड और पीछे, वर्किंग कैपिटल को कैसे अफेक्ट करता है? अगर आपका पैसा, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, आपकी सेल्स अच्छी है, आपकी सर्विसेज अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अगर आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो है वर्किंग कैपिटल। आपके रेगुलर के खर्चे निकालने मुश्किल हो जाएंगे, आप अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव नहीं दे पाओगे। और ऐसी कंपनी जहाँ पे वर्किंग कैपिटल लो हो, वहां पे कोई काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि काम तो आपके पास बहुत है, आप भागम दौड़ी है, सर्विस है, सेल्स है, पैकेजिंग है, भेजना है, डिलीवरी है, पर ये सब करने के बाद जब पेमेंट नहीं आएगा तो आप किसी को भी इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे। शुरुआत होगी आपकी सैलरी पे इशू से, इंसेंटिव इशू, और खत्म होकर जाएगी आपके चाय कॉफी के खर्चे आपको निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो बिजनेस की एकदम इनिशियली ये इस तरीके से बिजनेस को सड़ाना शुरू करता है। दूसरा एक है हेल्थ इशू। हमारे देश में सिर्फ किसी का हाथ पैर टूटा हो तो उसको दी जाती है, उसको उम्मीद दी जाती है, उसके साथ खड़ा रहा जाता है। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूंगा। आज अगर खुद की मेहनत का पैसा किसी से मांगना पड़े, खुद की पैसे किसी और को देके उसकी भीख मांगनी पड़े, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। लोग उससे काफी डिस्टर्ब होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। लोग स्टेबली काम नहीं कर पाते हैं और ये काफी सारे हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। तो ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम देता है, पर फिजिकली और मेंटली भी इट इज डिस्टर्बिंग। इसके लिए हमें ये चीज पे काम करना है, इस चीज को इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट है सेटिंग सेटबैक अफेक्टिंग द प्लान। आज समझ लीजिए कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सेल्स हो रही है, डिमांड है, माल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। नेक्स्ट आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? आपकी स्ट्रेटेजी होगी चलो भाई बिजनेस ग्रो करते हैं, सेकंड ब्रांच डालते हैं, 5 नए एम्प्लॉय रखते हैं, बिजनेस ग्रो करेंगे। पर जैसे ही आप ग्रोथ की प्लान करते हो और अकाउंट देखते हो और उसमें पैसा नहीं है, तो आप कैसे ग्रो करोगे? आपके पास सेल्स तो है, आपके पास डिमांड है, पर जस्ट बिकॉज आपने अपनी कैश फ्लो पे वर्क नहीं किया, पेमेंट्स नहीं आ रही, पेमेंट्स फंस रही है, आप किसी की तरह की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो जो इन एवरी वे इट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस। वर्किंग कैपिटल से लेके हेल्थ से लेके आपकी ग्रोथ तक सब कुछ रोक देगा। तो ये कैंसर की तरह है आपके बिजनेस के लिए, जिसपे आपको काम करना है, आपको इस पे अपना टाइम देना है, आपको इसको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के इंडक्शन में भी डालना है। कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, इसको एक पार्ट बनाइए अपने इंडक्शन का, इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करिए, इसके सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगा उसको इंप्लीमेंट करिए। आई एम वेरी श्योर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आप भूल जाओगे ये प्रॉब्लम कभी थी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बिजनेस थियरी देने वाला हूँ। आप लोगों को पेपर पेन मैम ने लेके बैठने को बोला ही था, प्लीज इसको मेंशन करिए, लिखिए। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, अगर आपने कैलकुलेशन समझ ली तो आपको बैड डेब्ट नहीं होंगे। अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, समझ लीजिए आप 3 महीने का बैड डेब्ट देते हैं किसी को भी, 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड देते हैं, और इस क्रेडिट पीरियड में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 12% है, तो बहुत अच्छा गिनता है आज के जमाने में। इसका मतलब आप पर मंथ 4% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो, सब खर्चा निकाल के। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, कर रहे हो, करोगे जब पेमेंट आएगी। पर पेमेंट कब आएगी? आज समझ लीजिए 3 महीने में आ गई तो ठीक है, पर समझ लीजिए 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स हो गया, इसका मतलब डायरेक्टली आपका प्रॉफिट मार्जिन हाफ हो गया। जो 4 था वो 2 हो गया, और उसमें भी अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स को काउंट करोगे, आपने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिना है जो आपने पहले गिना है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप 1% भी गिनोगे तो आप पहले 3 महीने में 2%, लास्ट 3 महीने में 1% कमा रहे हो। और 3 मंथ्स हो जाते हैं तो आप 0 प्रॉफिट कमा रहे हो, और 3 मंथ्स हो जाते हैं तो यू आर मेकिंग अ लॉस। आप उसके फादर बन गए हो, आपके पैसे पे वो पैसा कमा रहा है। तो ये नहीं करना है। आप ये कैलकुलेशन लिखिए, परसेंटेज, आपका जो नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट पीरियड कितने मंथ्स का है उसको डिवाइड करिए, अकॉर्डिंगली पर मंथ निकालिए। जब तक आपका 2% तक आ रहा है तब तक तो सर ठीक है। जैसे ही 2% के नीचे आप जा रहे हैं, आप समझ लीजिए इट्स अ बैड डेब्ट। आप लोग सब ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन योर डेब्ट हैज कन्वर्टेड इनटू अ बैड डेब्ट, वो रिकॉग्नाइज करना कि ये बैड डेब्ट बन गया है, वो ही है नॉलेज। जब तक आप ये जानेंगे नहीं, उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको पता ही नहीं कि यार ये डेब्ट मुश्किल हो गया है, बैड हो गया है, इस पे पैसा नहीं आ पाएगा, तब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये थियरी जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज इसको लेके चलिए। जो भी आप क्रेडिट दे रहे हैं इस क्राइटेरिया पे दीजिए, और जब आपको लग रहा है कि मेरा 2% भी नहीं बन रहा है, इमीडिएटली एक्शन लीजिए, इमीडिएटली उस पर काम कीजिए और अपना पैसा वापस लाइए।
अभी उस पर नेक्स्ट, तो ये थियरी आपको हमेशा काम आएगी। अगला हम करेंगे, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको मनी भाई की। जो मनी भाई है ये एक एक्चुअल रियल स्टोरी है, नाम कुछ और है पर मैं वो नाम नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो मनी भाई हमारे सूरत के टेक्सटाइल के बहुत बड़े, बहुत पुराने व्यापारी रह चुके हैं। 4 जनरेशन टेक्सटाइल का ही काम करती आई है। जो महीने का 1 लाख मीटर बेचते थे, 40% प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करते थे। ये सब चला उनका एज सुन एज जीएसटी आया। जैसे ही जीएसटी आया, हमारे जो मनी भाई है, जो एक लग्जरी लाइफ जीते थे, अच्छी गाड़ी, 2 उनके मिल्स, अपना घर, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, अच्छे मार्जिन, अचानक जीएसटी आने के बाद उनका क्वांटम हाफ हो गया। क्योंकि जब तक जीएसटी नहीं था, लोग अंधाधुन माल लेते थे, बिक गया तो बिक गया, नहीं तो वापस कर दिया। बट आफ्टर जीएसटी, जब जीएसटी रिटर्न भरने पे आया, लोगों ने इस चीज को कम किया, बंद किया। अब लोग उतना ही माल लेते जितना ले सके थे, तो क्वांटम एग्जैक्टली हाफ हो गया। तो भी मनी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मनी भाई वाज एंजॉयिंग। 1 लाख मीटर का 50,000 मीटर हो गया, 40% उनका मार्जिन है, तो ही वाज हैप्पी, ही वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉब्लम। वैसे ही आ गया कोरोना। अब कोरोना तो आप सबको पता है, कोरोना ने कुछ बिजनेसेस बूम कर दिए और कुछ बिजनेसेस को नूम कर दिया। अब बूम कर दिया तो भाई मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीन, इविकेट्स, ये सब का बूम हो गया। और सेकंड में हम देखे थिएटर्स, एक टाइम पे आइनॉक्स पाइनॉक्स खुल रहा है, पीवीआर पे पीवीआर खुल रहा है, ग्रोथ हो रही है, रिनोवेशन हो रहे हैं, एकदम ठप। अभी तक हम उसको देख रहे हैं, वो उभर नहीं पाया। तो इसी तरीके से कुछ बिजनेस ग्रो हुए, कुछ बिजनेस नहीं हुए। पर जो लिमिटेड बिजनेस जो बहुत चल रहे थे, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास हर दूसरे बंदे ने किराने की दुकान खोल ली, हर दूसरे बंदे ने रिटेल की दुकान खोल ली। तो जो बिजनेसेस चल रहे थे उसमें बहुत सारे लोग एंटर कर दिए, उसकी वजह से किसी को भी क्वांटम नहीं मिला, किसी के भी मार्जिन नहीं मिले। आज आप समझ लीजिए, आप और मैं दोनों कश्मीर का एप्पल बेच रहे हैं। हाँ ठीक है, सेल्स का ट्रेंड होना अलग बात है, पर वैसे आप और मैं अगर बाजू में बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट, तो आप अगर मेरे से आधा बेचने जाते हो तो क्या करोगे? अब 1 रुपए सस्ता बेचोगे, और तो कुछ नहीं करोगे ना, आप मार्जिन तोड़ोगे। उसी तरीके से कोरोना के बाद जो भी प्रोडक्ट चल रहा था वो सबके मार्जिन टूटे, और वही हुआ हमारे मनी भाई के साथ। उनका जीएसटी के बाद उनकी क्वांटिटी हाफ हो गई, और आफ्टर कोरोना उनके मार्जिन हाफ से भी कम हो गए। जो 40% पे काम करते थे वो 50% पे, 15% पे आ गए। अब मनी भाई को ये टेंशन, अब करे क्या? अब भाई मार्जिन कम हो गया तो सेल्स तो बढ़ानी पड़ेगी। तो मनी भाई ने रखे 5 सेल्समैन, और 5 सेल्समैन को निकाल दिया मार्केट में। और आप मानेंगे नहीं, सरप्राइजिंगली चमत्कार हो गया, 50,000 का सीधा 2 लाख मीटर बिकने लगा। मनी भाई बोले, भाई मेरे ऐसा व्यापार तो मेरे बाप दादा भी नहीं कर पाए, मैं ही हूँ अल्टीमेटम बिजनेसमैन। और ये सिलसिला 6 महीना 8 महीना चला। जब 6-8 महीना निकल गया और मनी भाई ने अपने अकाउंट्स देखे, तो वो हैरान हो गए। कोई पेमेंट नहीं आई, 2-2 लाख मीटर हर महीने गया तो सही, पर उसके सामने जो भी रिटर्न आया था कुछ भी रिटर्न नहीं आया। जब उन्होंने उठा के बोला, भाई ये आदमी को ढूंढो, भाई इस बंदे के ऑफिस भेजो, तो आप सरप्राइजिंगली जो भी सेल्स हुई थी, बिना कोई भी आइडेंटिटी लिए, बिना कुछ भी वेरीफाई किए, बिना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करे, सबको माल दिया गया। ऐसा लग रहा था माल बेचा नहीं गया, माल बांटा गया। क्योंकि आज के जमाने में जहां पे इतना फ्रॉड बढ़ गया है, और वहां पे आप बिना किसी भी वेरिफिकेशन के, बिना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अगर आप माल दे रहे हो, तो आप सच्ची में मनी लाल नहीं हो, आप फनी लाल हो। और वही हमारे मनीलाल भाई के साथ हुआ। जब उन्होंने 8 महीने बाद देखा, तो जितने भी लोग थे, ना आधे लोग मिले उनको, ना आधे लोग उनको कोई जवाब दे रहे हैं। जब ऑफिस गए तो ऑफिस नहीं है, जीएसटी नंबर दिया था वो इनवैलिड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो किसी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। राम भरोसे हो गया, उसकी वजह से मनीलाल बन गए फनीलाल, और फनीलाल की हो गई लाल, और ये बन गए कंगाल। ये अपने साथ नहीं हो, इससे हमें बहुत सारे लेसन लेने हैं। एक, अपना रिस्क डिवाइड करना है, टाइम के साथ चलना है, न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना है, स्ट्रैटेजीज टाइम के साथ चेंज करनी है, अंधाधुंध ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है, सिर्फ माल बांटना नहीं है, माल बेचना है, और माल ऐसे नहीं बिकता है। उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, आइडियाज बनाने पड़ेंगे, प्लान बनाने पड़ेंगे, और बिना किसी से आइडेंटिटी लिए, बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी करे, बिना किसी का जीएसटी और लोकेशन वेरीफाई करे, किसी को माल मत दीजिए। ये जमाना नहीं रह गया, ये राम युग नहीं है, ये कल युग है। और कलयुग में इसी तरह से रहना पड़ेगा, जिस तरीके से सब कुछ चलेगा। तो ये है हमारी मनी भाई की कहानी। आई होप आप में से कोई भी मनी भाई नहीं बने, और हम सब मनी लाल बने, पर अच्छे वे में। तो इस तरह से मनी लाल की कहानी है। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हुई मनी लाल के साथ, वो हमारे साथ नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना है, बैड डेट अवॉइड कैसे होगा। बैड डेट अवॉइड ऐसा नहीं होगा कि पैसा दे दिया और पैसा रिकवर करना ही काम नहीं है। पैसा पहली बात देना ही नहीं है, चिड़िया चुग गई खेत फिर काय का रोना।
तो इसलिए चिड़िया को चुगने ही नहीं देना है। पैसा जिसको दे रहे हो पहले उसको आइडेंटिफाई करो, फिर पैसा दो। तो पहली चीज चेक एंड वेरीफाई। आप जिसको भी एक लोन दे रहे हो, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखिए, मेंशन कीजिए, ये आपको हर जगह लाइफ में काम आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी ने आपको ये पॉइंट्स नहीं दिए होंगे। पहला, जिसको भी आप उधार दे रहे हो उसकी फोटो आपको रखनी है, रखनी है और रखनी है। और इसका मतलब ये नहीं सामने आके फोटो खींच लो, सेल्फी लेने बैठ जाओ। आपको उसके सोशल मीडिया साइट्स पे जाना है, उसके व्हाट्सएप, उसके फेसबुक, उसके लिंक्डइन, उनके इंस्टाग्राम, एग्जैक्ट सब पे जाना है। सब पे जाके उनकी फोटोज लेनी है। अगर उधार ज्यादा दे रहे हो तो देखो कितना पुराना अकाउंट एक्टिव है, नया है, पुराना है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, कौन नहीं होता सोशल मीडिया पे? आपके मेरे पेरेंट्स है सोशल मीडिया पे, तो ऐसे कोई क्यों नहीं होगा? अगर वो नया है या भगवान की फोटो लगा रखी है या इनएक्टिव है या कहीं भी उसकी कोई फोटो नहीं मिल रही है, सर रेड सिग्नल है, ध्यान से काम करो। और दूसरा, बिना फोटो के किसी को उधार मत दो, लोग अपना नाम बदल लेंगे। एकता कपूर के सीरियल में शक्ल बदलती है, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आपको जिसको भी लोन देना है, उधार देना है, पहले आप उसकी फोटो लोगे और आप उसका सोशल मीडिया चेक करोगे। और सोशल मीडिया उसके मामा, नानी, दादा, बाबा, जिसका नंबर, नाम जो भी मिलता है वो सब आप रखोगे अपने पास सेफ्टी के लिए। दूसरा, जीएसटी पोर्टल, प्लीज 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 ये लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। जीएसटी पोर्टल, आप जीएसटी के वेबसाइट पर जा सकते हैं और जीएसटी के वेबसाइट पे जाके आपको सबसे बेसिक ये चेक करना है कि आप जिस भी पार्टी को पैसा देने का या क्रेडिट पे माल देने का सोच रहे हैं, वो अपना रिटर्न टाइम पे फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो टाइम पे फाइल कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप सवाल करिए क्या भाई रिटर्न क्यों नहीं भर रहे, और उसको आप एक रेड सिग्नल समझिए। दूसरा, आपको जो करना है, आपको ये चेक करना है कि जिस एड्रेस पे वो अपना माल मंगवा रहा है वो एड्रेस और जीएसटी में जो एड्रेस है वो सेम है कि अलग है। अगर अलग है तो क्यों अलग है, इसको जानने की कोशिश करिए। तीसरा, आपको जो करना है, आपको जीएसटी पे आप जब जाएंगे, सर्च बाय जीएसटी की जगह आप जीएसटी के पहले के 3 नंबर और लास्ट के 3 नंबर निकाल देंगे तो उसका पैन कार्ड नंबर आएगा। आपको जीएसटी वेबसाइट पे सर्च बाय पैन कार्ड करना है। जैसे ही आप सर्च बाय पैन कार्ड करेंगे, आपको उसके नाम पे कितनी कंपनियां चालू है, कितने जीएसटी उसके नाम पे, वो सब डिटेल मिल जाएगी। और ये आपको चेक करना है कि भाई कितनी कंपनियां खोल रखी है, कितनी चालू है, कितनी बंद है। आज देखिए कोई 10-12 कंपनी भी चालू करके बैठा होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, टैक्स सेविंग करते हैं, हम सब करते हैं, हमें सबको पता है। पर कोई ऐसी टैक्स सेविंग नहीं करता कि 10-12 कंपनियां चालू करके 8-10 कंपनियां बंद है, 1-2 चल रही है, बाकी राम भरोसे है, रिटर्न भर रहे नहीं भर रहे। ये सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें सर अगर आपने देख ली, जिंदगी में नहीं फंसोगे आप जितना बच के चलोगे उतना अच्छा है। तो जीएसटी पोर्टल पे हम 3 चीजें करेंगे। पहला, हम उसका एड्रेस चेक करेंगे। तीसरा, हम उसका रिटर्न्स भर रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तीसरा, सर्च बाय पैन कार्ड करेंगे, कितनी कंपनियां चालू है, कितनी एक्टिव है, कितनी बंद है, उसको देखेंगे। तो इस तरह से हम जीएसटी पोर्टल देखेंगे। नेक्स्ट, ई कोर्ट। ई कोर्ट करके एक वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, हमारे गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, जिस भी पर्सन का नाम है आपके पास उसको आपको उसमें सर्च करना है। उस पर सर्च करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस पर्सन पे कितने क्रिमिनल या सिविल केसेस चल रहे हैं। अगर आपको कोई पर्सन ऐसा मिले जिसमें बहुत सारे सिविल केस है, बहुत सारे बाउंस के केस है, सर रेड सिग्नल है, कृपया करके ध्यान से काम करिए या मत करिए, आपको और दूसरे मिल जाएंगे। अपना पैसा दूसरों को देके मांगने का कोई मजा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप दूंगा, एक सीक्रेट टिप जो बहुत सस्ती और इजी और एकदम बेसिक है, 100% काम आएगी, आप याद रख लीजिएगा। आज बहुत स्कैम होते हैं, सबसे ज्यादा तो हमें स्कैम से बचना है। व्यापारी से तो पैसा निकाल ही लेंगे, पर स्कैम हो गया तो बहुत दिक्कत है। तो आप जिस भी एड्रेस पे आपको उसने माल मंगाया है या जो भी एड्रेस पे उसने दिया है, उस एड्रेस पे आप एक कुरियर भेज दीजिए। उसमें कुछ भेजिए या खाली भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपको 2 चीजें कंफर्म हो जाएगी, वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर करता है तो वो पर्सन वहां पे है कि नहीं। क्योंकि ये दोनों कंडीशन अगर नहीं होगी तो वो रिटर्न आ जाएगा। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी से कोई भी तरीके का लोन दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये चीज चेक करके करिएगा, आप नहीं फंसेंगे। बहुत हद तक आप 60-70% आपकी ब्रांच निकल हो जाएगी। इसके साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हाउ टू प्रिवेंट बैड डेट। आपने चेक तो कर लिया भाई किसको देना है, क्या देना है, चलो चेक तो कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा बैड डेट नहीं बनेगा। अब आप जब बैड डेट किसी को देंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका क्रेडिट वेरिफिकेशन करेंगे। अब क्रेडिट वेरिफिकेशन जो हम बैंक्स में करते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। और अगर मुझे किसी की फ्रेंचाइजी लेनी करनी है तब भी हम लोग सब डॉक्यूमेंट्स देते हैं। आप और मैं भी एक सिम कार्ड लेना है तो भी सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। ऑनलाइन 10,000 रुपए का लोन भी अगर मिल रहा है तो उसके लिए भी केवाईसी, सैलरी स्लिप क्या नहीं देते। और या करोड़ों लाखों रुपए का माल देते हैं और हम कुछ वेरीफाई नहीं करते। देखिए उतना डॉक्यूमेंट्स लेना प्रैक्टिकल नहीं होगा, मुझे ही पता है, आप नहीं मांग पाते अपने व्यापारी दोस्तों से। आई होप एक दिन ऐसा आए कि बिजनेसमैन भी हक से ये सब चीजें मांग सके और सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं हो देने में। पर आज के लिए जो आप कर सकते हैं, आप उनसे नंबर रेफरेंस लीजिए,
इनके साथ वो काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, उनको जाके प्रैक्टिकली मिलिए कि सही में वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, जिसका नंबर दिया है। फोन पे बात मत करिए, फोन के चक्कर में लग जाएंगे। वहां पे जाइए, उससे मिलिए, उसे जानिए, उसको देखिए, उससे पूछिए कितना माल देता है, कितने टाइम में पेमेंट देता है, पेमेंट टर्म कैसे है, सब वेरीफाई करिए, फिर आप उसको पैसा दीजिए, उसकी क्रेडिट वेरिफिकेशन करने के बाद। दूसरा हमारा है क्रेडिट लिमिट। सर कोई कितना भी अच्छा है, कोई कितना भी मीठा बोलता है, या कोई कितना भी अच्छा धंधे में है, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, आपको सेट कर देना लिमिट, आपको अपनी क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, आपको अपना रिस्क डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास 1 करोड़ लगाने के लिए आपको 5 आदमी पे 1 करोड़ नहीं लगाना है, 20 लाख आप लगोगे, अगर 2 आदमी भी गए तो आप गए, उसके अगर आप अपना रिस्क डिवाइड करोगे, आप 20,000 में 5 लाख दो, तो कम से कम 2 बंदे भी चले गए तो भी आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको एक अपनी लिमिट सेट करनी है। कोई भी नए बंदे से मैं काम करूंगा, वो कितने साल पुरानी कंपनी है वो सब देख के मैं उसको 2 लाख 3 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट दूंगा। अगर वो अच्छे से उसको पेमेंट दे देता है तब नया माल दूंगा, उससे तक क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं नहीं बोल रहा बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे ना, 2 लाख कमा दो, 2 लाख दे, वैसे ही 2 लाख और दे दो, बट हम उसमें एक लिमिट रखेंगे। और वो लिमिट कैसे बढ़ाएंगे? विद टाइम, उसके पेमेंट्स को देख के चेक करके। जैसे बैंक है, वो हमारा सिविल पहले हमें लोन देती है 2-3 लाख का, फिर देखती है हमारा पेमेंट कैसा है, अकॉर्डिंगली हमारा सिविल बनाती है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना लोन धीरे धीरे हमें बढ़ाती है। ये बहुत अच्छी चीज है। बैंक हमारे से पहले ये सब चीजें फेस कर चुकी है, तो उसने सिस्टम बना लिया है। हमारे आसपास ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम के पार्ट है, हम खुद ये सब करते हैं। तो हमें ये सब से सीख लेके अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम आएंगे टॉपिक वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। आप जिससे भी काम करते हैं, लिखत में करिए, स्टैम्प पेपर पे करिए, नोटराइज करके करिए। अगर आप स्टैम्प पेपर पे नहीं भी करेंगे, अपने कंपनी के लेटर हेड पे करेंगे, पर उसको नोटराइज जरूर कराइए। बोल बोल के, बोला चाली के काम में आज हम बहुत पीछे रह गए। आज हमारे इंडिया की हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो उड़न खटोले थे, इतनी टेक्नोलॉजी थी, क्या नहीं था, कहाँ गया वो सब? आज हमारे इवोल्यूशन हुए हमारे को 1 लाख साल हो गए, पर हमारी सबसे पुरानी ग्रंथ मिलती है 10,000 साल पहले। मतलब 9,90,000 साल तक हमने कुछ लिखा ही नहीं, सब बोल बोल के पास किया, और उसी चक्कर में हमारी टेक्नोलॉजी और वो सब कहीं ना कहीं गायब हो गई। आज भी अगर हम ये चीज कंटिन्यू करेंगे, वर्बली काम करते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो 100% मरेंगे। आज आप ये समझिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन नहीं कराते कि ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। सर, विश्वासघात वही करता है जिसपे आप विश्वास करते हैं, जिसपे आप विश्वास नहीं करते वो विश्वासघात कर भी नहीं सकता है। तो अगर आपको अपने रिलेशंस को रियली मेंटेन करना है, अच्छे से चलना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करके करिए, क्योंकि मजबूरी का फायदा हर बंदा उठाता है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा रिमाइंडर्स। आप वोडाफोन और एयरटेल से हमने सीख ली है, आपको भी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। वोडाफोन और एयरटेल हम हर महीने यूज करते हैं, हमें पता है कितना पैसा भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है, पर जब तक 4-5 बार रिमाइंडर नहीं आए, आप सच बोलिए, आप में मेरे में से कोई नहीं भरता है। हमें हर महीने भरना है तो भी वो रह जाता है। तो सेम चीज हमें अपने बिजनेस में करनी है। किसी को आपकी पेमेंट याद नहीं रहेगी, आपको अपने पेमेंट से हफ्ते 10 दिन पहले उनको रिमाइंडर मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप सेंड करने हैं, और थोड़ी दिन पहले कर्टेसी कॉल करना है, सर हमारे बिल पूरे हो रहे हैं, प्लीज पेमेंट रिलीज कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको उनको विजिट करना है, उनके पास बैठना है। पर रिमाइंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और आपको फायदा होगा, अगर सामने वाला बोलता है बिल नहीं मिला, प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो वो आपको बिल, आपका बिल मैच्योर होने से पहले पता चल जाएगा। बिल मैच्योर होने के बाद ये सब पता चलने का कोई फायदा नहीं है, आप लॉस करेंगे। वो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, धीरे 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 प्रॉफिट पानी की तरह पतला होता जाएगा और फिर लॉस होगा। हमें वो नहीं करना है। मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने बैड डेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको क्रेडिट वेरीफाई करके पूछ के लोगों से उसकी पेमेंट्स कैसी है, एक क्रेडिट लिमिट देके कि इससे ज्यादा पैसा दूंगा ही नहीं, अपना रिस्क करके डिवाइड। तीसरा, जो भी है लिखत में, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पेपर वर्क पे नहीं कर सके, ईमेल पे करिए। ईमेल भी लीगल है, ईमेल भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो कुछ नहीं तो ईमेल पे कंफर्मेशन लीजिए। और लास्ट, कि टाइम से अपने रिमाइंडर देना शुरू करिए, जिससे आपके कैश फ्लो भी बढ़े, सामने वाले को याद रहे आपकी पेमेंट देनी है। अगर आप टाइम से रिमाइंडर दोगे तो जो पहले बार बार पीछे पड़ेगा उसकी पेमेंट पहले मिलेगी, हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा, उसका आपको ये फायदा होगा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है और वो उसकी वजह से पेमेंट नहीं करेगा, उसको बिल नहीं मिले XYZ, वो भी पहले ही सॉल्व हो जाएगा आपके मैच्योर होने से पहले। मैच्योर होने के बाद वो फिर सीधा लॉस है, वो हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो है, जो आपको रिमाइंड करना है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। जो आपको हमेशा याद रखना है, ट्रस्ट ट्रैप। फर्स्ट ट्रैप हम सबने सुना है, वो कोई काम की चीज नहीं हमारे। ट्रस्ट ट्रैप, ये वर्ड मैंने बनाया है, और ये ट्रस्ट ट्रैप जो है, ये सालों सालों से चलता आ रहा है।
अगर हम अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उन लोगों ने भी हम पे एक तरीके से आए बिजनेस के नाम पे ट्रस्ट डेवलप किया और अल्टीमेटली हमारे को गुलाम बना के चले गए, हमें लूट के। पर ट्रस्ट ट्रैप आजकल कैसे होता है, मैं आपको बहुत अच्छे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप सबने फेस भी किया होगा। आज अगर एक आदमी के जेब में 20 लाख रुपए है ना सर, तो वो आपसे 80 लाख रुपए लेने की हिम्मत रखता है इस ट्रस्ट ट्रैप की हिम्मत से। वो क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा, आपसे रिलेशन बनाएगा, अपने आप को अच्छा दिखाएगा। आप बोलोगे, मान लेगा आपसे, आप बोलोगे क्रेडिट देता हूं मैं, बोलेगा नहीं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं एडवांस दूंगा, मुझे एडवांस पे माल दो। तो वो पहले कि आपसे 5 ट्रांजेक्शन एडवांस में करेगा, पहले 5 लाख देगा, 5 लाख का माल ले लेगा, 10 लाख देगा, 10 लाख का माल ले लेगा, 15 लाख देगा, 15 लाख का माल दे देगा, 20 लाख देगा। आपको लगेगा भाई मैं तो अंबानी बनने वाला हूँ, मेरे हाथ में तो लग गया है अलादीन का चिराग, जब घिसूंगा पैसा निकलेगा। बट ये अलादीन का चिराग कुछ नहीं होता है, सब खाब है। टू गुड टू बी ट्रू चीजों के आप दूर रहो, कुछ ऐसा नहीं होता है दुनिया में। वो आपसे नेक्स्ट डील आएगा और बोलेगा भाई एक बहुत बड़ी डील मिली है 1 करोड़ रुपए की, पर पैसा लगाना पड़ेगा, तू साथ में करेगा। आपका तो भरोसा जीत चुका है वो, 20-20 लाख रुपए उसने आपको एडवांस दिया है, आप तो बिल्कुल उसके उसमें हो, आप दे दोगे 1 करोड़ का माल, और जैसे आपने 1 करोड़ का माल दिया बात खत्म, वो आपको उसके दिन के बाद मिलेगा नहीं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, टू गुड टू बी ट्रू डील के लिए मत जाइए। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में आधे रेट में नहीं मिलती है। कहीं भी आपको इस तरह की कोई भी आभास होता है कि भाई यार ये तो कैसे कर रहा होगा, तो कैसे भी नहीं कर रहा होगा, वो बस बनाने का काम कर रहा है, आप उधर से घूम के चले जाइए। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई फ्री का खाना नहीं खिलाता है, कुछ फ्री में नहीं मिलता है, कोई आधे रेट में नहीं मिलता है। कोई दे भी रहा है तो समझ लो देयर इज समथिंग फिशी, वहां से गोल घूम के चले जाना है, लिमिटेड प्रॉफिट कमाएंगे, पर पक्का पैसा कमाएंगे, अपना पैसा मार्केट में देके स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो ये चीज प्लीज याद रखिए, ट्रस्ट ट्रैप में मत फंसिए। कोई अगर आपको कोई चीज दे रहा है उसमें ट्रस्ट में मत फंसिए, अपना दिमाग चलाइए, क्रेडिट लिमिट रखिए, लोगों से पूछ के काम करिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट काम करिए, कहीं नहीं फंसेंगे आप। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई सोच के भी किसको देना है वेरीफाई कर लिया, कैसे देना है वेरीफाई कर लिया, कितना देना है वेरीफाई कर लिया। उसके बाद भी अगर हम लोग बैड डेट फेस करते हैं तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा बैड डेट है क्यों, ये बैड डेट क्यों हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको मिलना पड़ेगा उस क्लाइंट से, उसको मेल करने पड़ेंगे, उसको समझना पड़ेगा कि भाई पहली बात कि भाई पहले तो आपको ये जानना है कि बैड डेट कंसिडर कब करना है। समझ लीजिएगा 6 महीने में करना है, 3 महीने क्रेडिट है, 6 महीने में करना है। तो 6 महीने बाद आपको अप्रोच करना है कि भाई पेमेंट डिले क्यों हो रही है, क्या हो रही है, किस लिए हो रही है। तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा आप उससे कंटिन्यूस फॉलोअप लोगे, अगर वो बोल रहा है ये दो तो आप दोगे, आप बोलोगे इस बजे इतने बजे फोन कर दो आप करोगे, आप बोलोगे इस तारीख को मिल तो आप मिलोगे। आप प्रॉपर फॉलोअप लोगे, आप उसके पीछे घूमोगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं। अपनी पेमेंट को छोड़ देना लिटरली अपने बिजनेस को छोड़ देने ऐसा है। नेक्स्ट रहेगा आइडेंटिफाई लीगल एक्शन। अगर आपके फॉलोअप करने के बाद भी वो लटकाता जा रहा है, लटकाता जा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप किसी लॉयर या लीगल पर्सन को मिलके आप जान लीजिए क्या रोड मैप है, ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या किया जा सकता है क्या नहीं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। भले आप एक्शन मत लीजिए, पर आपको नॉलेज होगी तो आप उससे बात करके समझा के भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टू बी रिएक्टिव, रिएक्ट। अगर वो बंदा आपका पैसा नहीं दे रहा है, आप उसको लेट को नहीं कर सकते, ढीले नहीं हो सकते, उसको जाने नहीं दे सकते, या थोड़ा टाइम लगा के भाई नहीं होता है जान दो, नहीं। यू हैव टू कीप रिएक्टिंग एंड यू हैव टू रिएक्ट फास्ट। अगर आप अपनी फास्ट रिकवरी नहीं करोगे, अगर आप उसको ढीला छोड़ दोगे तो वो रिकवरी नहीं आएगी। कोहिनूर हमारे अंग्रेज इतने सालों पहले ले गए थे, आज हमारे पास दुनिया भर की आर्मी है, नेवी है, क्या नहीं है हमारे पास, तो भी हम उसको वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो टाइम गया। तो उसी तरीके से आप ऐसे बैठे मत रहिए, जब राइट टाइम आता है आप रिएक्ट करके अपना पैसा निकाल दीजिए, तो नहीं मिलेगा, अपनी खुद की चीज नहीं मिलेगी। और लास्ट है हायर एन एक्सपर्ट। अगर आपके पास इन सब चीजों का इतना टाइम नहीं है, या आपको नहीं लग रहा है इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, या आपसे नहीं हो पाएगा, या आपका काम नहीं है, आपका काम माल बना के बेचना है, उसके लिए रिकवरी करना, कलेक्शन करना इज नॉट योर वर्क, तो हायर एन एक्सपर्ट। वी आर एक्सपर्ट इन दिस, वी आर डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 18 ईयर्स। और ऐसे दूसरी भी अगर आपको कोई मिलता है बैंक कलेक्शन के लोग जो अच्छे एथिकल है, जो सब पेपर वर्क पे काम करते हैं, जैसे हम लोग एमओयू साइन करके ही काम करते हैं, वैसे अगर आपको कोई मिलता है जो लीगली काम करता है, एथिकली काम करता है, तो प्लीज हायर देम, क्योंकि ये सब काम आप नहीं कर सकते हो। जिस चीज के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है उसमें आप हायर करिए, तो ही आप बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट नॉट टू डू। अभी ये तो जान लिया करना क्या है, अभी हम ये जानेंगे हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले डोंट लेट इट गो। आपके पैसे को, आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने दिवाली के दिन, होली के दिन फैमिली के साथ नहीं बिता के, ऑफिस में मेहनत करके, पैकेजिंग करके, काम करके वो पैसा कमाया है, उसको प्लीज जाने मत दीजिए।
उसको छोड़िए मत, क्योंकि आपने एक आदमी का पैसा छोड़ा ना, सबको मालूम पड़ जाएगा आपके बारे में, और ऐसे 5 आदमी आपसे आपका पैसा लूटने आएंगे। इस बात को आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। एक आदमी को छोड़ोगे, ऐसे 5 आदमी बनेंगे। जैसे कहते हैं ना, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से आपकी एक गलत हैबिट आपके पूरे धंधे को खराब कर सकती है। तो पहली चीज है। दूसरा है, डोंट फॉलो अप बाय योरसेल्फ। ठीक है सर, लाइफ में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। आज क्या है, अगर आप डायरेक्टली खुद ही एज अ बिजनेसमैन डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच हो जाते हो, तो आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाएगी, आपके बात का दबदबा नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए आपके बात का दबदबा रहे, आपकी बात से फर्क पड़े, अगर आप जब चैप्टर में आते हो बात बदल जाए, अरे 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 बॉस आ गए, तो उसके लिए आपको पहले लेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको पहले सेल्स से, फिर मैनेजर से, फिर लीगल से, फिर आप उसमें एंटर करिए। तो आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं होना है, आपको लेयरिंग करनी है। पहले दूसरे लोगों को आगे करना है, फिर आपको एंट्री लेनी है, जिससे आपकी एंट्री और आपकी एक वैल्यू बने। नेक्स्ट है, नो अब्यूजिव वर्ड। पता है आपका पैसा है, खुद का पैसा, खुद के हक की चीज मांगने में बहुत गुस्सा आता है, दिमाग खराब हो जाता है, गाली तो निकलती है, और अपने जब हक की चीज हो तो ऐसा लगता है अरे कैसे नहीं देगा। बट हमें गाली गलौज नहीं करना है। हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें प्रोफेशनलिज्म एथिक्स को छोड़ना नहीं है। एक गाली का मतलब 1 करोड़ रुपए हमारी फील्ड में बोलता है। अगर आपके ऑफिस में भले कोई पैसे मांगने आ रहा है, कोई भी काम मांगने आ रहा है, 15-20 बार आ जाएगा, प्यार से आगे चला जाएगा, आप उसको एंटरटेन करोगे। एक बार कोई गाली देके चला गया, चैप्टर क्लोज, अपना उसकी शक्ल देखोगे ना, उसको ऑफिस में एंटर करने दोगे। तो अपना जो एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है उसको मत मिस करो, गाली गलौज कभी नहीं करनी। नेक्स्ट मैं बोलूंगा, डोंट बी लीनियंट। अब आप बोलोगे यार, एक तरफ बोलते हो गाली नहीं देनी है, एक तरफ बोलते हो गुस्सा नहीं करना है, एक तरफ बोलते हो कि लीनियंट नहीं रहना है, तो करे क्या? अरे सर, दोनों के बीच में एक थिन लाइन है। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको उसका दूंगा, हमारी टीचर्स। हमारे स्कूल में जो टीचर्स होती थी ना, उन्होंने कभी हमसे कोई गाली गलौज की, आई होप किसी के साथ भी की नहीं हो, मेरे साथ तो नहीं की। और सेकेंडली, वो लीनियंट भी नहीं होते थे, काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, डांट भी पड़ती थी, स्ट्रिक्ट भी होते थे, पनिश भी होते थे। तो उसी तरीके की वो एक थिन लाइन जो है कि ना हमें गाली गलौज करनी है और ना ही हमें लीनियंट रहना है, वो थिन लाइन पे अगर हमें काम करना है तो हमारा काम बनना ही है। नेक्स्ट है, डोंट लेट हिम फूल यू। सर, दुनिया में आज सबको फूल बनाने निकले हुए हैं। इसका मेरा बहुत सिंपली मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। समझ लीजिए किसी का आपके 5 लाख रुपए पेंडिंग है, वो आपको फोन करके बोलता है, सर आप एक काम करिए, 5 लाख का और माल भेज दीजिए, माल बेच के मैं पैसा वापस कर देता हूँ, या पहले आप 2 लाख का माल भेजिए तभी मैं माल रिलीज करूंगा, पैसा रिलीज करूंगा। सर, बहुत समझदार हो आप, हमें अपनी समझदारी मत दो। पैसे का काम पैसे करेगा, जब तक आपकी पेमेंट नहीं मिले आप उसको नया माल नहीं देंगे, और ऐसे कोई भी तरीके से आप उसको फूल करने नहीं देंगे। बी फोकस, क्या मेरे को करना है, क्या मुझे इससे करवाना है, और उसी पे काम करिए, उसको अपने आप को और फूल मत बनाने दीजिए। और लास्ट है, डोंट हायर एन अनप्रोफेशनल पर्सन। अब मैंने आपको बोला कि आप ऐसे किसी बंदे को हायर कर लीजिए, एक्सपर्ट को। आप गए बाहर, कोई मुन्ना भाई मिले, कोई सुन्ना भाई मिले, हाँ भाई हम अपने तरीके से निकाल लेंगे, अरे हम पे छोड़ दो, अरे हम तो ऐसे, हमने तो इतने करोड़ों रुपए रिकवर किए। सर, मत पड़ेगा वो चक्रों में। हो सकता है वो आपको भी ब्लैकमेल करने लगे, या आपका पैसा लेके चला जाए, या ऐसी कोई एक्टिविटी कर ले जिसके चक्कर में आप फंस जाओ, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोंट हायर एन अनप्रोफेशनल। जिसको भी आप हायर कर रहे हो, जरा देख के करिए, उनका बैकग्राउंड, उनका तरीका, उनके एथिक्स, उनकी लीगैलिटी, पेपर वर्क। ऐसे आप किसी को भी काम मत दे दीजिएगा, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो दोनों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आपको देंगे बैड डेट रिकवरी स्ट्रेटेजी। अब आप बोले मुद्दे पे आया भाई, अभी तो बैड डेट क्या है, पैसा नहीं आ रहा, तो हमें पता है। पर सर, जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन का मजा नहीं है। अगर आपको मैं सीधा आंसर दे दूंगा, सवाल नहीं बताऊंगा, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। सवाल के सामने जवाब दूंगा तो मजा आएगा, आप बैठ पाओगे। तो इसके लिए पहले मैंने आपको थोड़ा बैड डेट के बारे में इन डेप्थ दी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब कंसिडर करना चाहिए, कैसे कंसिडर करना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है, किससे होता है, कब होता है, कितना होता है, उससे क्या होता है, ये सब बात हमने कर ली। अब हो गया मेरे पास। यक्ष सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारे पास टाइम कम बचा है और हमें कुछ राइट, क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप जल्दी वाइंड अप करिए। थैंक यू। ओके मैम। सो बैड डेट रिकवरी स्ट्रेटेजी पे हम आ गए हैं। बैड डेट रिकवरी स्ट्रेटेजी में 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप लीगली कोर्ट में आके रिकवरी कर सकते हैं, और एक है कि आप आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले उस पर आ जाते हैं। आपको आउट ऑफ कोर्ट सबसे पहले जो करना है, उसको मिलना है, उससे बात करनी है, और उसका कोई भी अगर इश्यू है जिसकी वजह से पेमेंट रुकी है, उस पेमेंट का इश्यू को आपको सॉल्व करना है। आपको पहले ही नहीं करना है, पेमेंट नहीं दे रहा तो लड़ना नहीं है, पहले आपको उसका सॉल्यूशन देना है प्रॉब्लम का, उससे ही आपकी रिकवरी जल्दी होगी। दूसरा है कि आपको सिंसियरली उसका फॉलोअप करना है।
ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कर लिया, फोन कर दिया, वो नहीं दे रहा जवाब तो छोड़ दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, अगर वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, जवाब देना बंद कर देता है, आपको फिजिकली वहां पे जाके उधर बैठना पड़ेगा, उसको विजिट करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये पॉइंट भी, क्योंकि एक जब फिजिकल वहां पे सामने आ जाता है इंसान, बहुत फर्क हो जाता है। फोन पे इंसान अलग बात करता है, सामने अलग करता है। तो अगर आप उसको प्रॉब्लम आपने उसका सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपने उसे फॉलो अप किया, फिर भी वो लटका रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपको उसको विजिट करना पड़ेगा। तीसरा, अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो बार बार कॉल करना पड़ेगा, बार बार विजिट करना पड़ेगा। तीसरा, आपको उसके फ्रेंड्स और फैमिली को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके सोशल मीडिया से या आउट ऑफ वो, क्योंकि कई बार इंसान क्या होता है, उनके फैमिली को नहीं पता होता है, पर अगर उनके फैमिली या फ्रेंड्स तक आप ये बात पहुंचा दो तो उस प्रेशर से, उस सोशल प्रेशर से वो लोग पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक वार्निंग नोटिस भेजना है, जो आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं या कुरियर में भेज सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि भाई पेमेंट नहीं की तो अब हम लीगल एक्शन लेंगे। इस काम को अगर आप ध्यान से कर लेते हैं तो आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ये सब मैं आपसे डेटा पे बात कर रहा हूँ, जो हम काम कर चुके हैं उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बैड डेट रिकवरी स्ट्रेटेजीज। इसके लिए मुझे थोड़ा 5 मिनट चाहिए होगा, प्लीज सब लोग अपने पेपर पेन निकाल के बैठ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एमएसएमई समाधान स्कीम। मैम इससे पीछे एमएसएमई समाधान स्कीम। एमएसएमई हम सबको पता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसके अंदर अगर आप प्लीज लिख लीजिएगा, अगर आपके पास उद्योग आधार कार्ड है, उद्योग आधार कार्ड में अगर आप माइक्रो और स्मॉल में आते हो, मीडियम नहीं चलेगा, माइक्रो और स्मॉल में आते हो, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो एमएसएमई समाधान स्कीम अमेजिंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ने निकाली है, मोदी जी ने निकाली है, जिसमें स्मॉल एंटरप्राइज का पैसा, वर्किंग कैपिटल कम होता है और वो फंसे नहीं, उसके लिए है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन पहले इसकी कंप्लेंट डालनी है। हर स्टेट का अलग एमएसएमई कोड है। गुजरात का जो है गांधीनगर में है, महाराष्ट्र का मुंबई में है। इसका जो पहले आप एप्लीकेशन डालेंगे वो ऑनलाइन डालेंगे। ऑनलाइन को 14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, आपको उसके ऊपर कोई भी हेल्प चाहिए तो बाद में मैं कर सकता हूँ। उसके अंदर आप डालने के बाद सामने वाले को एक कॉल जाएगा, एक नोटिस जाएगा एमएसएमई कोड से। उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कंसीलिएशन। तो कंसीलिएशन के अंदर क्या होता है, लीगल भाषा में पटावटी, तो वो भी कोर्ट ऑर्गेनाइज करता है। अगर उसमें काम हो गया ठीक है, नहीं तो वो आर्बिट्रेशन में जाता है। आर्बिट्रेशन जो प्रोसेस है वो 90 डेज का प्रोसेस होता है, जिसमें 90 डेज में आपको डिसीजन मिल जाता है। और इस डिसीजन का फायदा मैं आपको बताता हूँ, प्लीज लिखिएगा। आरबीआई का 3 गुना इंटरेस्ट, जो भी आरबीआई इंटरेस्ट देती है उसका 3 टाइम इंटरेस्ट आपको मिलेगा आफ्टर 45 डेज, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। एंड इसका अवार्ड, एमएसएमई कोड के अवार्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर आप उसको एनसीएलटी कोर्ट में जाके उस अवार्ड को इंप्लीमेंट करेंगे तो सामने वाले का घर बार भी बिक जाएगा आपकी पेमेंट निकालने के लिए। तो ये है एमएसएमई समाधान स्कीम। जो भी मैन्युफैक्चर और सर्विस इंडस्ट्री में माइक्रो स्मॉल में आते हैं उनके लिए ये रामबाण है, इसको आप लेके चलिए, पैसा आपका कभी नहीं अटकेगा। दूसरा हम आएंगे बाउंस चेक। बाउंस चेक के अंदर भी बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, प्लीज आप लिखिए। लोगों को पता ही नहीं है, चेक आके पड़ा होता है, उसकी यूज कैसे करना है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किसी को नॉलेज ही नहीं है। मैं वो नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज लिखिए। जो भी डेट का आपका चेक है, बाउंस चेक पे आपके चेक पे जो भी डेट लिखी हुई है, उस डेट से 3 मंथ तक वो वैलिड होता है। 3 मंथ तक आप मल्टीपल बार उसको मतलब डाल सकते हैं और मल्टीपल बार बाउंस करवा सकते हैं। जब भी आपका चेक बाउंस होगा, उस बाउंस होती है आपको एक मेमो मिलेगा, उस पर रीजन लिखा होगा ये क्यों बाउंस हुआ है, सफिशिएंट फंड नहीं था, कैंसिल हुआ, एक्स वाई जेड। उस मेमो की जो लाइफलाइन है, जो टाइम लिमिट है, वो होती है 1 महीने की। फिर से बता रहा हूँ, जो भी डेट होती है चेक की, वहां से 3 मंथ्स तक का आपके पास टाइम होता है उसको बाउंस कराने का। बाउंस होती है, आपको एक मेमो मिलता है, उस मेमो की वैलिडिटी 1 मंथ की होती है। उस 1 मंथ के टाइम में आपको कंपलसरी नोटिस भेजना होता है सामने वाले को 15 दिन का। ये कंपलसरी नोटिस इसलिए होता है क्योंकि यही नोटिस और मेमो आपको कोर्ट में भी जमा कराना पड़ता है जब ये केस फाइल करना है। ये 15 दिन के नोटिस में लिखा होता है, अगर आप 15 दिन में नोटिस पेमेंट नहीं करोगे तो 15 दिन बाद हम केस फाइल कर देंगे। और बाउंस चेक जो होता है वो एक क्रिमिनल एक्ट है, अगर उस पर केस हो गया तो सामने वाला क्रिमिनल कंसिडर होता है। उसमें आपको या तो 3 टाइम्स मनी मिलेगा या तो सामने वाले को 4 साल की जेल होगी। तो विन विन सिचुएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है चेक और बाउंस चेक। प्लीज इसको जाया मत जाने दीजिए। अगर कभी भी वो चेक बाउंस होता है, पड़े रखे मत उसको, इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए। कोई चेक पड़ा है उसको टाइम से डिपॉजिट करिए, उसको जाने मत दीजिए। ये अगर आपको टाइम लिमिट नहीं पता थी तो मैंने आज बता दी है, तो डोंट मिस ऑन दैट। नेक्स्ट है सिविल। अगर आपके पास चेक नहीं है, कोई भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ जीएसटी का बिल है, इस कंडीशन में आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में 2 तरीके के केस होते हैं, एक होता है समरी सूट, एक होता है सिविल सूट। समरी सूट जो होता है वो होता है 2 लाख तक के केस के लिए, ये सिर्फ पेमेंट रिलेटेड होता है। इसमें सामने वाले को खड़े होने का पक्ष नहीं मिलता है। 15 केस फाइल होते ही 15 दिन में उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है।
उसे लिखत में देना पड़ता है उसने क्यों आपकी पेमेंट नहीं की। अगर कोर्ट को समझ में आता है कोई कारण तो वो उसको खड़े होने का पक्ष देती है, नहीं तो आपकी तरफ अवार्ड आ जाता है और आपको पेमेंट मिल जाती है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस। दूसरा हो गया सिविल सूट। सिविल सूट में थोड़ा टाइम लगता है, पहले से काफी फास्ट हो गया है, और अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है तो आपको सिविल केस करना ही पड़ेगा। और आप एक और चीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लाइफ टाइम आपको काम आएगा। आज ही आप देखिएगा अपने ऑफिस में जाके, लिमिटेशन एक्ट 1963 लिख लीजिए, लिमिटेशन एक्ट 1963। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपकी जो भी बिल है, उस बिल के डेट से 3 इयर्स तक का टाइम होता है कि आप उस पर कोई भी लीगल एक्शन लीजिए। आफ्टर 3 इयर्स आप उसको सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, आफ्टर 3 इयर्स आप उस पर केस फाइल नहीं कर सकते हो, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी के लिए आप अगर 3 साल के आसपास है, आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा पर कम से कम आपका पैसा जिंदा रहेगा। और लास्ट है, अगर आपके पास स्कैम हुआ है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब फेक है, जो भी एड्रेस है वो सब इनवैलिड है, जो बिल है, जो जीएसटी है वो सब गलत है, इस केस में आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस पहले कंप्लेन लिखेगी, कंप्लेन के बेसिस पे सामने वाले को बुलाएगी, नोटिस भेजेगी, और अगर आपके पॉइंट्स प्रूफ होते हैं तो फिर एफआईआर कन्वर्ट होगा। इसमें मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बोलूंगा, पुलिस के काम में पुलिस हमेशा कंप्लेन लिखेगी, इसमें ज्यादा पैसे ही देने पड़ते हैं। पर जब तक आपका केस एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो, प्लीज उस पर काम करते रहिएगा, पुलिस स्टेशन जाते रहिएगा, उसको ढीला मत छोड़िएगा। एफआईआर कन्वर्ट होने के बाद वो पुलिस वाले का काम हो जाता है वो पैसा निकाल के देने का। तो ये है कुछ लीगल तरीके जो मैंने आपको बताए, उसके मैंने आपको टाइम लिमिट तरीके बता दिए। प्लीज इसको मिस मत करिएगा, ये नॉलेज आपको हमेशा बहुत काम आएगी। नेक्स्ट जो और तरीके हैं बैड डेट रिकवरी के, ये 2 और नए तरीके हैं, ये बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल सिंपल है। आर्बिट्रेशन मतलब आज के जमाने का ग्राम पंचायत, बट आज के जमाने का नया कोर्ट। ये कोर्ट कहीं भी हो सकता है, मेरा ऑफिस कोर्ट बन सकता है, कोई होटल रूम कोर्ट बन सकता है, कहीं भी। और वहां पे एक आर्बिट्रेटर लॉयर बैठता है जिसने आर्बिट्रेशन की पढ़ाई की होती है, आफ्टर लॉयर की पढ़ाई की। तो वहां पे बिल्कुल कोर्ट जैसा माहौल होता है, जज बैठा होता है, लॉयर बैठा होता है, आई एविडेंस बैठे होते हैं, आई विटनेस बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं, और वहां पे फैसला किया जाता है। और उस फैसले की जो वैल्यू होती है वो उतनी होती है जितने कोर्ट की होती है। अब ये चीज को कैसे आप अपने में डाल सकते हैं, जैसे आप कहीं भी डालते हैं इनवॉइस पे या एग्रीमेंट पे कि जुडिशरी ऑफ सूरत कोर्ट या एनीथिंग, वहां पे आपको डालना पड़ेगा जुडिशरी ऑफ दिस आर्बिट्रेटर लॉयर। बस इतने चेंज से आपका गेम चेंज हो सकता है, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आपके सारे के सारे मैटर आउट ऑफ कोर्ट मतलब ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में सॉल्व हो जाएंगे, जो आपकी कन्वीनियंस में रहता है। दूसरा है एनसीएलटी कोर्ट, जिनकी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएलटी वो कोर्ट है, आपने मूवीज में देखा होगा, ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, वो जो पावर है वो सिर्फ एनसीएलटी कोर्ट के पास होती है। बैंक भी एनसीएलटी कोर्ट के पास जाती है, घर खाली एनसीएलटी कोर्ट कराती है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहले 20 लाख की लिमिट थी, अब 1 करोड़ की हो गई है। अगर आपका 1 करोड़ का पैसा, 1 करोड़ या उससे ऊपर की अमाउंट मार्केट में अटकी है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप हो या आपकी है, आप जिससे डील कर रहे हो वो है, तो आप एनसीएलटी कोर्ट में जा सकते हो। उसके नोटिस की इतनी वैल्यू है कि सामने वाला पैसा दे देगा, क्योंकि अगर वो आपका पैसा नहीं देगा तो आपका वो अगर पैसे नहीं देगा तो उसका घर बार भी बिक जाएगा। तो इस तरीके से ये आर्बिट्रेशन और एनसीएलटी कोर्ट भी आपको बैड डेट रिकवरी में हेल्प कर सकता है। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा कि हम मनी गार्ड है क्या। तो सर मनी गार्ड एक ऐसी कंपनी है जो बहुत कोर लेवल पे लोगों की हेल्प कर रही है, बहुत कस्टमाइज टेलर स्टेज सर्विसेज दे रही है। हम लोग पिछले 18 साल से बैंक के लिए रिकवरी करते आ रहे थे, और अब हमने ये सर्विस बिजनेसमैन के लिए भी चालू की, कि बीइंग अ बिजनेसमैन हमने देखा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने लार्ज स्केल पे है, लोगों के धंधे कितने अफेक्ट हो रहे हैं, पूरी पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है, क्योंकि पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। आपने किसी से माल लिया है, आपने किसी को माल दिया है, अगर कहीं भी पेमेंट अटकी, पूरी चेन डिस्टर्ब हो गई, वो पूरी इंडस्ट्री को खराब करती है। तो जब भी आप हमारे पास मनी कार्ड में आते हैं, हम पहले कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आपको सीधा सॉल्यूशन या रेट्स नहीं देते हैं, पहले हम डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम क्या है, कितनी बड़ी है, क्यों है, उस पर क्या सॉल्यूशन आ सकता है, फिर हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं, हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, आपको सॉल्यूशन बताते हैं, रास्ते बताते हैं, तरीके बताते हैं। और अगर आपको खुद वो करना चाहे ठीक है, नहीं तो हम उस पर चल के देते हैं। हमारी 2 तरीके की सर्विसेज है, एक है प्री बेड डेप सर्विस और एक है पोस्ट बेड डेप सर्विस। जो प्री बेड डेप सर्विस है उसमें हम कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं जिससे आपका बेड डेप्ट होने के चांस नेग्लिजिबल या कम हो जाए। जैसे कि वेरिफिकेशन, किसी को भी वेरीफाई करना है तो हम केवाईसी वेरीफाई, फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस इंटरव्यू लेते हैं उस वाले आदमी का, जैसे आपने बैंक का देखा होगा। दूसरा है क्रेडिट वेरिफिकेशन। हम लोग क्रेडिट वेरिफिकेशन में आपकी जो भी नॉर्म्स हो, सामने वाले का इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना कैश होना चाहिए, इतना कैश इन हैंड होना चाहिए, हम वो सब उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको वेरीफाई करके देते हैं। उसके बाद हम जो सर्विस देते हैं वो है प्री ड्यूटेड कॉलिंग, जो मैंने आपको बताया वोडाफोन एयरटेल की तरह, रिमाइंडर मैसेज भेजना, रिमाइंडर कॉल करना, उनको विजिट करना, अपने पेमेंट्स के लिए कर्टेसी, वो भी हम करते हैं। और लास्ट सर्विस हमारी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बोला, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना के चढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में ट्रस्ट करने वाला जमाना नहीं है, आप जिस रिलेशन को सोच के उसको नहीं कर रहे हो वही रिलेशन कल को खराब होगा।
तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स की सर्विस हम देते हैं एंड टू एंड, स्टैम्प पेपर पे निकालने से लेके नोटराइज करने तक का सब हम देते हैं, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाते हैं। तो ये हमारी प्री बेड डेप सर्विस है। पोस्ट बेड डेप जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हम लोग एंड टू एंड सोल्यूशन है बेड डेप का। मतलब हमें काम देके आपको भूल जाना है, उस सामने वाले को कॉल करना है, उसको विजिट करना है, उसको नोटिस भेजना है, उसको कंसल्टेंसी करनी है, उसके लिए कोर्ट में केस फाइल करना है और कोर्ट में जाके केस लड़ना भी है, तो सब कुछ हम करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप टोटली फ्री, सीधा पैसा आपके अकाउंट में रिकवर होके आएगा। ये हमारी सर्विसेज है। इसको दो चीज में हमने डिवाइड किया, एक है इन कोर्ट एंड एक आउट ऑफ कोर्ट। वही जो मैंने आपको समझाया भी, अगर लीगल एक्शन नहीं लेके अपने प्रेशर और हैमरिंग से और फॉलोअप से अगर आप पेमेंट निकाल सकोगे तो आउट ऑफ कोर्ट, और अगर उस पर लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा तो वो इन कोर्ट। हम ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड, और जिस फैसिलिटी में आप टोटली फ्री हो जाते हैं, आप अपने सीट पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, और जो रिकवरी काम है वो आप हमारे पे टेंशन सौंप सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंपनी काम करती है, और इस तरीके से हमने पूरा इस आइडिया को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है माइक्रो लेवल पे और उसके सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो अगर अब आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो वो मैं दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच यक्ष फॉर अ वंडरफुल सेशन। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल सेशन जो है आपने पूरा कंडक्ट किया। टाइम हम थोड़ा सा ज्यादा आज ले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सेशन बहुत अच्छा था और लोगों ने काफी इसकी तारीफ भी की है, लोगों को काफी यूजफुल भी लगा है। तो कुछ सवाल जो है वो मेरे पास आए हुए हैं, वो मैं फटाफट आपसे ले लेती हूँ बिना वक्त को गवाए हुए। प्रवीण का एक सवाल है। प्रवीण जानना चाहते हैं कि यदि कच्चे में हमने ट्रांजेक्शन की हुई है और कस्टमर चक्कर हमें लगवा रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। छोटे छोटे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत सारे लोग कच्चे में काम भी करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या कर सकते हैं? मैम टू बी वेरी ट्रू, हम इसको प्रमोट नहीं करते कच्चे के पैसों को, और ना हम उसकी रिकवरी करके देते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेड करो, अच्छे अकाउंटेंट्स है जो आपके टैक्स सेविंग करके दे सकते हैं, आप उनको अप्रोच करिए। आपको कोई जरूरत नहीं कच्चे में काम करने की। ये जमाने में तो पक्के का पैसा रिटर्न नहीं आता है, इतनी मुश्किल आता है, कच्चे का कैसे लाओगे आप जो भी करते हैं पेपर वर्क में करिए। कच्चे में काम करना है, उसको भी टैक्स बचाना है, आपको भी बताना है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना के करिए कि कल को अगर वो अपनी बात से पलट जाए तो आपके पास कुछ तो एविडेंस उससे पैसा रिकवर करने के लिए। बट हम लोग मैम कच्चे का पैसे की रिकवरी नहीं करवाते हैं, ना हम उसको प्रमोट करते हैं। इंस्टेड अगर कोई कर रहा है तो हम उसको उसमें हेल्प करते हैं अकाउंटिंग वे में और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और दूसरी तरीके उसको सिस्टम डेवलप करके देते हैं जिससे वो इजी वे आउट हो। क्योंकि आपको भी पता है कि आज इतने बिल और सब कुछ ऑलमोस्ट पक्के में हो गया, उसके बाद भी इश्यू इतना बड़ा है, तो कच्चे में तो मैम इट्स समथिंग आई वोंट प्रमोट। ठीक है, तो कच्चे का काम जो है वो यक्ष का कहना है वो प्रमोट भी नहीं करते, और आपको भी कोई ना कोई जो ऐसी रिसिप्ट है या कोई भी प्रूफ जो है अपने पास जरूर रखना चाहिए जब भी आप कोई काम करें। अविनाश कुमार ने एक मतलब चीज पूछी है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको। इंडिया के बाहर भी क्या ये लॉस काम करते हैं? मतलब अगर कोई फॉरेन का क्लाइंट है, उससे पैसा रिकवर करना है, तो क्या ये तरीके जो है उसमें भी काम आएंगे? और जो लॉज हैं क्या उनके लिए डिफरेंट होंगे? यस मैम, टोटली डिफरेंट होंगे उसके लिए लॉज। ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। आपने अगर जिससे डील किया है, अगर आप इंडिया में हो और आपने श्रीलंका में डील किया है, तो उस पर कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है। उसके लिए पर आपको श्रीलंकन लॉयर्स रखने पड़ेंगे, वहां पे केस फाइल करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, और जब आप उनसे डील करोगे उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। पर अगर कोई बंदा इंडिया में आपने उससे डील की है, इंडिया में उसकी कंपनी रजिस्टर्ड थी और इंडिया में फ्रॉड करके दूसरी कंट्री में गया है, तो सॉरी टू से उसके लिए आज तक गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन है, लॉज नहीं निकाले हैं। और हम देख ही रहे हैं, माल्या है, मोदी है, ये लोग सब घूम ही रहे हैं, और इतने बड़े और इतने लार्ज स्केल पे करके भी हम उसको वापस नहीं ला पा रहे, तो आप समझ लीजिए कि दूसरा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर हाँ, अगर आप इसका आज इंडिया में बैठ के श्रीलंका की कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, 100% उस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल, 100% जो है काम किया जाता है, लेकिन हर कंट्री का अपना लॉ डिफरेंट होता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो रिकवरी के तरीकों में आएगा। हितेश का एक सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि एमएसएमई में कितने टाइम के पुराने जो बैड डेट्स है वो रिकवर किए जा सकते हैं? मैम वो जो 3 ईयर का लिमिटेशन एक्ट है वो एमएसएमई के अंदर भी अप्लाई होता है। 3 साल का टाइम बहुत होता है पैसा रिकवर करने के लिए, इतना टाइम नहीं रुकना चाहिए। मैं बहुत हाईली बोलूंगा, प्लीज इतना टाइम मत दीजिए सामने वाले को, अपने पैसे इतने टाइम तक मत देके रखिए। देखिए कोई नूर हमारा नहीं आ पा रहा है, आपका पैसा भी नहीं आ पाएगा। और 3 साल का टाइम जो है ये सेम एक्ट एमएसएमई में लगता है। 3 साल में 2019 तक के जो केसेस होंगे उसको आप आज भी उस पर कर सकते हैं। उससे पहले के जो भी केसेस है, एक तरीके से आप किसी से रिक्वेस्ट करके या चेक लेके आइए उनसे, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट चेक होगा या कोई आप मुझसे पार्ट पेमेंट ले आते हैं या उनसे लिखत में ले लेते हैं कि भाई बाद में पेमेंट दे दूंगा, उस चक्कर में ही वो रिकवरी हो पाएगी। नहीं तो वो बिल सब इनवैलिड हो चुकी है, उसकी वैल्यू 1000 रुपए की नोट की तरह हो गई है। गांधी जी की फोटो भी है, प्रॉमिस टू पे भी लिखा है,
पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। एक सवाल है दादू का, ये जानना चाहते हैं कि लोन अगर रिकवर करना है तो उसी कैसे किया जाए? माइट भी शायद उन्होंने किसी को लोन दिया हो, किसी को उधारी मैम दी हो। सेम स्ट्रेटेजी है, सेम स्ट्रेटेजी। अगर समझ लीजिए कि उनके पास चेक है उसके तो फिर बाउंस चेक में जाएगा। अगर उनके पास चेक नहीं है तो उस चक्कर में वो सिविल में जाएगा। उनको बस बैंक एंट्री उनके पास होनी चाहिए, या अगर उन्होंने कैश दिया तो उनके पास कैश की एंट्री होनी चाहिए, और उसी एंट्री के बेसिस पे हम सिविल केस करके उनकी रिकवरी करवा सकते हैं। जैसे बैंक का करते हैं मैम, बैंक के लिए भी हम 18 साल से कर रहे हैं। तो पहले हम लोग हैमरिंग करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट ट्राई करते हैं, और अगर वो नहीं हो तो फिर हम लीगल एक्शन लेते हैं, और उसका मोस्टली सिविल ही केस होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें भी सिविल ही केस होता है। आशुतोष जो है वो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो जानना चाहते हैं, तो एक बार आप भी बता दीजिए। और मीनवाइल मैं ऐसा कर देती हूँ कि आपकी स्लाइड जो है वो भी शेयर कर देती हूँ, ताकि लोग जो है इसे नोट डाउन भी कर लेंगे। यस, तो मैम मेरी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट का नाम है moneyguardindia.com। हमने जो ये नाम रखा है वो बहुत सिंपली एक तरीके से रखा है, जैसे लाइफ गार्ड डूबते हुए आदमी को बचाता है, वैसे ही मनी गार्ड डूबते हुए पैसों को बचाता है। तो जैसे लाइफ गार्ड एक वर्ड है, वैसे मनी गार्ड को भी हमने एक आइडेंटिटी दी है। और मेरा नंबर, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लिंक्डइन पे या मेरे वेबसाइट पे भी आप कहीं भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, कि हम जितनी हो सके आपकी हेल्प कर सके। तो आई होप आप तमाम लोगों ने जो है ये तमाम डिटेल्स जो है वो जरूर नोट डाउन कर ली होंगी। और आप यक्ष को जो है लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, यक्ष अरोड़ा के नाम से जो है आपको इनका लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा। एक सवाल मैं और ले लेती हूँ सतीश का। सतीश पूछ रहे हैं कि सहारा के पास जो पैसा उनका फंस गया है उसे वापस कैसे रिकवर कर सकते हैं, मैम क्या रणनीति अपना सकते हैं? मैम एक्चुअली सारा केस अगर वो स्टडी करेंगे तो उनको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। अभी भी कई बार सारा लिख देता है सारा इज कमिंग बैक। उसके अंदर सुबोधोय रॉय जो था वो जेल में भी गए थे, अब वो बाहर भी आ गए हैं। और गवर्नमेंट ने जब उनको बोला कि भाई पेमेंट हमें आप कर लो, को वापस दो, तो पता ही होगा आपको, कम से कम कुछ 80 ट्रक भर के उन्होंने भेज दी थी डॉक्यूमेंट्स की, और बोला कि भाई मैंने पैसे दे दिए आप देख लो। उसके लगते उनको जेल हुआ, पर अभी तक उस पेमेंट को रिलीज करने का गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तो जब तक वो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, उस पर ऑर्डर नहीं देगी, तब तक वो पैसा मेरे ख्याल से मुश्किल है। उसमें भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। जी, एक और सवाल ले लेते हैं चंद्रेश का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की ना ये परेशानी भी होगी। उनका कहना है कि अगर हमने कोई मटेरियल सप्लाई किया है, वो मटेरियल की क्वालिटी ठीक है, सप्लाई किया हुआ चीजें ठीक है, लेकिन कस्टमर उसे अपने एंड से रिजेक्ट कर रहा है, इसका रीजन ये है कि वो पैसा नहीं देना चाहता। तो ऐसे में क्या किया जाता है? मैम इसके अंदर सबसे पहले तो एक डिलीवरी चालान पे हमें साइन लेना चाहिए। मैंने वो सब पॉइंट्स नहीं बोले, क्योंकि विवेक सर ने ऑलरेडी ये सब अपने वीडियो में मेंशन कर दिए थे, तो मैंने बोला कि मैं और दूसरे पॉइंट्स दूं। पर आपको डिलीवरी चालान उससे डिलीवरी पे लेना ही चाहिए। दूसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आप करो मेल पे करो। आपने जो भी उसका ऑर्डर फाइनल किया, अगर आपने मेल पे अप्रूवल लिया होगा, मेल पे सारा कुछ उस पर लिखा होगा, और आपने सेम चीज दी है, तो अगर वो चीज को रिजेक्ट करता है उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा, अगर उसने माल लिया है और अगर उसने जीएसटी भर दिया उसका, तो उसको उसी मंथ भरना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ नहीं। अगर उसने उसका जीएसटी का रिफंड भर दिया है तो वो एक्सेप्टेड ही गिनाएगा, बाद में वो कुछ भी बोल दे, उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी लीगली। तो आप जो भी माल देते हैं वो उसी टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे साइन लीजिए उससे, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सेफ रहे। और दूसरा, अपने इनवॉइसेस पे स्पेशली लिखिए, इनवॉइसेस के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसमें लिखिए कि भाई नो रिटर्न पॉलिसी। अगर रिटर्न करना है तो 2 डेज के अंदर करना है, आफ्टर 2 डेज हम इस चीज को रिटर्न नहीं लेंगे। और इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप अपनी इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हो। आप सीधा समझे, कानून जो है वो अंधा है। अगर आपने कुछ भी काम कर रहे हो, अगर उसमें प्रूफ लेके कर रहे हो, उसमें प्रिकॉशन लेके कर रहे हो, और आपके पास सामने कुछ भी एविडेंस है, तो आपका पैसा निकलना है और निकलेगा ही। क्योंकि इस देश में कोई भी कुछ भी बोले, पर लीगली काम होता है और कोर्ट कचहरी का रिजल्ट मिलता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरा, अगर मेरे को आप 2 मिनट दीजिए तो मैं उस प्रॉब्लम के बारे में जरा बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग जो बोलते हैं लीगली कुछ होता नहीं है, कोर्ट में केस करने से कोई एक्शन नहीं आता है। अब कोई भी काम आपको करना है तो उसका एक प्रोसेस है। जैसे अगर आप कोर्ट में केस डालते हो तो केस रजिस्टर होने के बाद सामने वाले को एक समन जाता है वो कोर्ट में बुलाने के लिए। कई बार होता है कि वो समन एक्सेप्ट नहीं करता है। उस केस में क्या वकील बताता नहीं है, आपको पता नहीं है, वो समन जाता जा रहा है, आता जा रहा है, जाता जा रहा है, आता जा रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर समन नहीं पहुंच रहा तो आप देखिए क्यों नहीं पहुंच रहा है। उसका एड्रेस चेंज हो गया, अगर वो उसी एड्रेस पे और नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप पुलिस कंप्लेन में, पुलिस में लिखवा सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, और पुलिस आपके लिए समन डिलीवर करने आ सकता है। दूसरा, अगर वो समन नहीं ला रहा है, आप कोर्ट में अपील ले सकते हो कि भाई कोर्ट में नहीं आ रहा है, 3 बार नहीं आया, अब मुझे इस पे वारंट चाहिए, तो कोर्ट आपको वारंट भी देगा। उस वारंट को आप पुलिस के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हो।
अगर वो वारंट देने के बाद भी नहीं आया तो नॉन बेलेबल वारंट आएगा। अगर नॉन बेलेबल वारंट आ गया मतलब आप जीत गए, आपका पैसा आपको मिलना ही है, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट का मतलब ये है कि जब तक अब वो आपके पैसे नहीं देगा वो रिलीज नहीं होगा। तो मतलब ये कोर्ट की प्रोसीजर है, आपको समझना पड़ेगा अगर आपका काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, किस स्टेप पे अटका है, क्यों अटका है, और उसका सॉल्यूशन तो है ही है। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें जो है आपको अच्छे से समझनी होंगी। खैर मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल जो हैं वो आए हुए हैं। अमन का सवाल है, प्रशांत, मनोज, सूर्यकांत, आप सबके सवाल हैं, बट आई एम सो सॉरी मैं अभी सवाल और नहीं ले पाऊंगी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी, हमने अभी यक्ष सर की डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप इनको सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के जरिए जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक्डइन पर जस्ट आपको सर्च बार में जाना है, यक्ष अरोड़ा आप टाइप करेंगे तो आपको इनका प्रोफाइल बिल्कुल ऊपर की तरफ ही दिख जाएगा, बिकॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोफाइल इनके नाम से इन्हीं का ही है। तो आप इनको बहुत आसानी से लिंक्डइन पर सर्च करते हैं और अपने सवाल जो है वहां पर उनसे जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच यक्ष, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है और बहुत आसान भाषा में आपने हमारे तमाम लोगों को बताया है कि किस तरीके से वो कैसे जो है अगर उनका कोई भी पैसा फंसा हुआ है तो उसे जो है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक मैं कमेंट आपको जरूर पढ़कर सुनाना चाहूंगी जो हमारे एक दर्शक ने भेजा है, अभय सिंह ने ये भेजा है, इट्स नॉट जस्ट सेशन, इट्स फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो थैंक यू वेरी मच यक्ष, आपने जो है हमारे दर्शकों को इतना प्रेरित किया है कि उन्हें ये समझ आ गया है कि ये फाउंडेशन है उनके बिजनेस की, कि कैसे वो अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आई एम हैप्पी, सबको अच्छा लगा। आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप ये चीज अप्लाई करें, आपको ये बैड डेब्ट्स होने कम बढ़े, आपका कैश फ्लो बढ़े और आप लोग ग्रो करें। दिवाली आने वाली है, आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो मैंने आपको पटाखे दिए सही जगह पे फोड़िए, आपको बहुत काम आएगा। और जो भी प्रिकॉशंस लेनी है प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए, काम करिए। आई होप आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, आपका कैश फ्लो बहुत बढ़े, ब्रांचेस से ब्रांचेस बढ़े, फ्रेंचाइजी बढ़े, और बड़े बिजनेस के साथ आप भी बड़े बने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।